हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। हम लोग अभी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और उसमें हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को देखा। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लॉ को डिफाइन करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिक्विड में गैसेस भी सॉल्युबल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से गैसेस हैं जो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से गैसेस हैं जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, तो हेडिंग देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ओके, सबको ही अपना अपना कॉपी और पेन उठाइए, हेडिंग दीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। दिख रहा है? ओके, थोड़ा सा यहां पे है। चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, वो लोग तो जल के अंदर सांस लेते हैं और हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यस सर, वाटर में ऑक्सीजन होता है, मतलब H2O में ऑक्सीजन होता है। अरे बेवकूफ, H2O से ऑक्सीजन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो H2O के ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते हैं, अलग से ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स जो है ना सांस ले पाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है, वैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब भी डिजॉल्व होते हैं, लेकिन ये कम अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं, है ना। कुछ कुछ गैसेस जैसे O2, N2, CO2 etc are soluble in water but in a small extent. ओके, कम अमाउंट में ये डिजॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ गैसेस हैं जैसे HCl, NH3, ओके, etc are highly soluble in water. ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, ये सारे गैसेस जो है ना वो वाटर में हाईली सॉल्युबल हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दिए, लिखिएगा सम ऑफ द गैसेस सच एज O2, N2, CO2 आर soluble in water but in a small extent, but hydrogen chloride, ammonia etc are highly soluble in water. ओके, तो ये हाईली सॉल्युबल क्यों होते हैं, इनके पीछे का क्या रीजन है? तो इसको देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट फैक्टर फिक्स है और वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां भी नेचर आएगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखना ध्यान से, जो O2, N2, CO2 ये सारे गैसेस हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, जबकि HCl, अमोनिया ये सारे पोलर गैसेस हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है। ओके, तो हम लोग फिर से क्या बोल सकते हैं कि पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड एंड नॉन पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर लिक्विड्स। जैसे ये सब गैसेस इथेनॉल में हाईली सॉल्युबल है,
वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम है बट दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। तो इथेनॉल में इनकी सॉल्युबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि इथेनॉल का भी नेचर नॉन पोलर होता है। ओके, तो फिर से यहां पे हम लोग बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, ये सारा सॉल्युबल है वाटर में। क्यों? क्योंकि ये आसानी से HCl का स्ट्रक्चर देखना, HCl। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इनके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन की कम होती है तो इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ओके, तो जब ये वाटर में डिजॉल्व होंगे तो वाटर क्या करेगा, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होंगे। ओके, तो चूंकि पोलर गैसेस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए पोलर गैसेस आर इजिली या फिर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो पहला फैक्टर समझ में आया कि पोलर गैसेस पोलर लिक्विड में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर लिक्विड में सॉल्युबल होगा। आइए सेकेंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। हम लोग पढ़ चुके हैं solubility of solid in liquid में when temperature increases then solubility of solid in liquid increases। ओके, लेकिन यहां पे तो आप गैस को ना सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो जब भी किसी गैस को आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, समझना ध्यान से। पहले एक ही तरफ एरो दिखाते हैं। जब किसी आप गैस को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा और इसके साथ साथ यहां से हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो गैस को अगर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे गैस जो है ना, गैस लिक्विड मीडियम में आ रहा है। किस मीडियम में आ रहा है? लिक्विड मीडियम में। तो लिक्विड मीडियम में आ रहा है तो वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हीट एनर्जी जब रिलीज होगा तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ली कैटेलियर प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, अगर कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसलिए सेकेंड फैक्टर ये है कि अगर आपको किसी की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है ना, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, न कि इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, आइए अब थर्ड फैक्टर देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो थर्ड हेडिंग दीजिएगा प्रेशर। ओके, तो सिंपली हम लोग ये देखें कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, देखना ध्यान से, आपके पास कोई सॉल्वेंट है, सपोज दैट वाटर है, और इसमें किसी गैस को आपको डिजॉल्व करना है, किसी गैस को डिजॉल्व करना है, तो अगर यहां पे हम लोग एक पिस्टन को रख देंगे और इस पे प्रेशर लगाएंगे, इस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग किसी पिस्टन को रख के प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर के कारण वो जो गैसेस हैं, जो पिस्टन और लिक्विड के बीच के गैसेस हैं, वो कहां जाएंगे? वो गैस क्या सॉल्यूशन के अंदर आएगा? बिल्कुल, वो सॉल्यूशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि इधर से कोई गैप भी नहीं है कि वो निकल पाए, तो वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो यहां पे क्या देखें हम लोग कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, है ना। तो व्हेन प्रेशर exerted on the gas increases then solubility of gas in liquid increases। लिखना, when pressure exerted on the gas
increases, then solubility of gas in liquid increases. यहां पे प्रेशर का इफेक्ट है. solubility of solid in liquid में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहां पे है. और इस इफेक्ट को सबसे पहले, है ना, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया और इस इफेक्ट के लिए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, और वो साइंटिस्ट हैं हेनरी. तो हेडिंग देंगे यहां पे हेनरीज लॉ. लिखना, हेडिंग देना हेनरीज लॉ. अब समझेंगे कि ये हेनरी लॉ है क्या. हेनरी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave quantitative relationship between solubility and pressure. Okay, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने टेम्परेचर को सबसे पहले कांस्टेंट किया. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure applied on the gas या फिर exerted on the gas. तो जो प्रेशर गैस के ऊपर लग रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा solubility के, है ना. तो इस लॉ में हेनरी साहब ने ये बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस. ओके, तो अगर आप प्रेशर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा solubility भी बढ़ेगा. तो हेनरी के साथ साथ ना इनके एक कंटेम्परेरी थे, मतलब समकालीन थे, और वो हैं जॉन डाल्टन साहब. जॉन डाल्टन साहब ने भी बताया था, जॉन डाल्टन साहब ने ये प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस को ना पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिया. उन्होंने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर. और उन्होंने दिया लॉ कि व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने ये बात बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर applied on gas is directly proportional to, सुनना ध्यान से, mole fraction of gas, directly proportional to mole fraction of gas in liquid. ये जॉन डाल्टन साहब ने अपना लॉ दिया कि पार्शियल प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, तो उस गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा. सॉल्युबिलिटी का बहुत सारा टर्म है, मोलारिटी, मोलालिटी, मास, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी. लेकिन डाल्टन साहब ने सॉल्युबिलिटी के किस टर्म को यूज किया, मोल फ्रैक्शन के टर्म को यूज किया. जब जॉन डाल्टन साहब ने सॉल्युबिलिटी के लिए मोल फ्रैक्शन टर्म को यूज किया, तो हेनरी साहब ने भी अपने लॉ को मॉडिफाई किया. पहले इसको इरेज कर दें. ओके, आइए. तो हेनरी साहब ने भी अपने लॉ को मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया, हेनरी साहब का लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted on the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in liquid. It means pressure is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. प्रेशर को हम लोग P से डिनोट किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई x, है ना. यहां पे जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं कोई कांस्टेंट देते हैं, और ये कांस्टेंट था KH इंटू काई, तो P इक्वल टू आ गया फॉर्मूला
KH इंटू काई, और इसको हम लोग हेनरीज इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? हेनरीज इक्वेशन। ओके, और यहां KH क्या है? तो वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। KH को हम लोग हेनरीज कांस्टेंट मतलब हेनरी का नियतांक बोलते हैं। ओके, फटाफट से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं। तो इस इक्वेशन को, हेनरीज इक्वेशन को फिर से हम लोग लिखते हैं, P इक्वल टू KH इंटू काई, यानी P इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब हमको पता है, समझना ध्यान से, हमको पता है कि when temperature increases then solubility decreases। ये बात हम लोग देख चुके हैं अभी पिछले फैक्टर में। when temperature increases then solubility of gas in liquid decreases। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की solubility लिक्विड में कम हो जाएगी। अब यहां पे देखना, इस इक्वेशन से अगर यहां पे प्रेशर को, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम लोग प्रेशर को ना कांस्टेंट कर दें तो इससे क्या होगा? प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा KH के? देखना जरा, ये कांस्टेंट टर्म अगर हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो KH नीचे आ जाएगा, तो फिर काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं KH के? इसका मतलब काई है क्या? तो काई है solubility, काई है solubility। तो when solubility increases then KH decreases, या फिर वाइस वर्सा बोलिए, when KH increases then solubility decreases। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, जब KH इंक्रीज कर रहा है तो भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। बोल सकते हैं कि नहीं? यस। KH का वैल्यू जो है ना, अलग अलग गैस का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, KH का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। और ये कहा भी गया है, प्रेशर देखना, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को ध्यान से देखना। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन गैस का बढ़ेगा, तो अलग अलग गैस का अलग अलग ना हो सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अलग होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का अलग होगा, अमोनिया का अलग होगा, है ना। तो हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ गैस। ओके, और हेनरीज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ गैस है, और वो KH का वैल्यू जो है, मतलब हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। आपके NCERT के बुक में एक टेबल है जिससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। इस वीडियो में हम लोगों ने गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, और गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ा जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हेनरीज इक्वेशन या फिर हेनरीज लॉ से रिलेटेड होगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा का मतलब ये हुआ कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।